एक्सेसिव एक्सरसाइज करना, एक्सेसिव डाइटिंग करना है। 3 साल वो किया, एनोरेक्सिया हो गया, अंडरवेट जाके मुझको फिर बुलीमिया हो गया क्योंकि मैं बहुत खाती थी और फिर अपने आप को सिक करके सब वॉमिट कर देते थे। हाँ। लेकिन अब आपने क्लीन कर भी दिया है और फिर भी आपके जहन में आ रहा है कि वो टेबल वहाँ से गंदा है, वो टेबल वहाँ से गंदा है। दिस इज व्हाट वी कॉल ऑब्सेसिवनेस। और अगर आप देखो ना, सबका कंटेंट जो है ना पीछे, सबका एक ही है, सेंस ऑफ लैक ऑफ सेफ्टी। आपको जानना है कि कोई दूसरा मुझे बताएगा तो उससे मुझे रीअश्योरेंस मिलेगी कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। लेकिन थेरेपिस्ट आपका फ्यूचर नहीं प्रेडिक्ट करता, तो उससे फिर बहुत सारे लोग जो है दे गिव अप ऑन थेरेपी। ओसीडी के बहुत ज्यादा जो थेरेपी में हम ये चैलेंजेस देखते हैं, इट्स अ वेरी कॉमन कंडीशन। तो इसको नॉर्मलाइज करना और ये बताना कि इट्स ओके टू सीक हेल्प, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक आफ्टर स्पीकिंग टू यू टुडे आई एम रियलाइजिंग शायद मैंने गलत ही थेरेपिस्ट को देखे थे उस उम्र में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इरादे, एक ऐसा पॉडकास्ट जो आपके दिल और जहन के सबसे गहरे कोनों को एक्सप्लोर करता है। यहाँ हम उन टॉपिक्स पर बात करते हैं जो अक्सर ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर हम सबको छूकर गुजर जाते हैं, लेकिन उन्हें समझने या उनके इजहार करने का मौका नहीं मिलता। ये पॉडकास्ट है आपके उन जज्बात, उन फिक्रों और उन स्ट्रगल्स के लिए जो अक्सर अनसुनी रह जाती हैं। आज के एपिसोड में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो किसी इंसान के सिर्फ जिंदगी को ही नहीं बल्कि उसके रिलेशनशिप, करियर और खुद से कनेक्शन को गहरी तौर पर असरअंदाज कर सकता है, और वो है ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ओसीडी सिर्फ सफाई की एक लत नहीं, सिर्फ ये आदत नहीं जैसे कि लोग अक्सर समझते हैं। ये एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है जो हमारे जहन में इंट्रूसिव थॉट्स और कंपल्सिव बिहेवियर्स का एक ना ख़त्म होने वाला साइकिल जो है वो स्टार्ट कर देती है। आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही टैलेंटेड जर्नलिस्ट जिनके करियर का सफ़र बहुत ही अच्छा रहा, पर 14 साल की उम्र में उन्होंने भी एंग्जाइटी और ओसीडी जैसे कुछ सिम्टम्स का सामना किया, और आज वो अपने स्ट्रगल्स और रिकवरी का सफ़र हमारे साथ शेयर करेंगे। लेट्स वेलकम सिमरन। सिमरन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू, शुक्रिया हमको बुलाने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने अग्री किया एंड यू आर हियर। आई थिंक सब लोगों ने आपको कहीं ना कहीं पर तो देखा होगा, एटलीस्ट दुबई में रहने वालों ने, हाँ, उनकी आंखों के सामने से तो आपका चेहरा जरूर गुजरा होगा। तो मैं दुबई के यहाँ पर ही मतलब पैदा होके 2 साल की उम्र में हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हो गए, तो दुबई तो अभी घर है। पूरा चाइल्डहुड, एडल्टहुड, टीनेजहुड सब कुछ दुबई में ही था। तो आई थिंक या आई एम वेरी इन्वॉल्व्ड इन द कम्युनिटी एंड या इन दैट अच्छा। सेंस आई थिंक quite a few friends and relatives here in Dubai. हाँ, लेकिन उसके अलावा मुझे याद है अच्छी तरह से कि कोई भी अगर दुबई की न्यूज़ हमें चाहिए थी तो सिमरन जो है वो उसका जरिया बनती थी। हाँ। तो मेरी तो जो है आपसे वाकफियत जो है वो तब से है, तब वो से मैं तब आपको से। जानती हूँ, तब से। हाँ, ये 5 साल से चल रहा था and I think it was the best, some of the best time of my life was spent when I was a news anchor for Lovin. So yeah, I think yeah, from there probably. तो अभी भी मैं देखती हूँ, आई फॉलो यू क्वाइट ऑफन, तो मैं देखती हूँ कि आपका जो करियर है बहुत अच्छा जा रहा है। Thank you. वेरी प्रिटी, वेरी गुड। Oh. बहुत अच्छे हो आप अपने फ्रेंडशिप्स को लेके, अपने रिलेशनशिप्स को लेके। तो आज हमने जो बात करनी है वो आपका बहुत ही पर्सनल मैटर है। I think कई दिन पहले आपको बताया था कि आई थिंक एज ए टीनेजर मैं बहुत ही ट्रबलसम थी, पेरेंट्स को बहुत ही परेशान करती थी, इरादे बिल्कुल ही अच्छे नहीं थे। अच्छा, उस जमाने में बहुत नटखट, आई डोंट इवन थिंक नटखट इज द राइट वर्ड, आई थिंक आई वाज क्वाइट मतलब परेशान करने वाली, प्रॉब्लमैटिक एज अ चाइल्ड, वेरी प्रॉब्लमैटिक। टेम्पर इश्यूज था, OCD इश्यूज था, ईटिंग डिसऑर्डर्स थे। मतलब मैंने अपनी मम्मी को इतना परेशान करके रख दिया। आई डोंट थिंक अभी मुझको ट्रॉमा हो रहा है अपने बच्चे पैदा करने में, शायद मेरे तरह नहीं हो जाए। आप सोच रहे हो कि मैंने भी अगर ऐसा कुछ हो गया तो मैं भी इन Because if I have a daughter like myself, or if I have a son like myself, I don't know how I'm going to deal with it, क्योंकि मुझको पता ही नहीं कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ कैसे डील किए थे, मतलब उस उम्र में। तो जब सिमरन आप बात करते हो OCD की, ईटिंग डिसऑर्डर्स की, आप उसके बारे में हमें थोड़ा कुछ बताएं। तो आई थिंक जब मैं टीनेजर थी तब मेरे स्टडीज़
के मुझको बहुत परेशानी होती थी कि स्टडीज़ के बाद मैं क्या करूँ, मुझको क्या करना है ज़िंदगी में, फ्यूचर के बारे में मैं मतलब मुझको कुछ क्लैरिटी नहीं था। और आई थिंक उस टाइम इतना प्रेशर होता है सब स्टूडेंट्स को कि कहीं ना कहीं सब लोग को मतलब रिबेलियन का वो आ जाता है। अगर आप स्टडीज़ में बहुत ही अच्छे नहीं हो तो आपको अपने आप पे शक होने लगता है कि कमियां दिखने लगती है कि शायद मैं ठीक नहीं हूँ, पेरेंट्स को मैं इतना प्राउड नहीं करवा रही हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ मैच नहीं कर रही हूँ। मतलब कहीं ना कहीं आपको अपने आप पर डाउट्स आ जाते हैं और फिर वो डाउट्स डिफरेंट एरियाज में मटीरियलाइज हो जाते हैं। क्योंकि मेरे डाउट्स कि मुझको पता ही नहीं था स्कूल के बाद मैं क्या करना चाहती हूँ, कॉलेज कौन सा जाना चाहती हूँ, स्टडीज़ कैसे होंगे। और फिर उससे मेरा आप लोग टीवी शोज़ देखते हैं, टीवी शोज़ देख के आपको मतलब वहाँ से इन्फ्लुएंस भी आ जाता है, फ्रेंड्स से इन्फ्लुएंस आ जाता है, वो पॉपुलर किड्स से इन्फ्लुएंस आ जाता है। और फिर मेरा पूरा ज़हन दिमाग मेरे वेट पे गया और उससे ही शुरू हुआ कि एक्सेसिव एक्सरसाइज करना, एक्सेसिव डाइटिंग करना है। 3 साल वो किया, एनोरेक्सिया हो गया। फिर उसके बाद एक्सेसिव अंडरवेट जाके मुझको फिर बुलीमिया हो गया, क्योंकि आपके बॉडी का क्रेविंग्स होते हैं जो आप बिल्कुल आपके हाथ से बाहर चला जाता है। तो मेरा फिर वो बुलीमिया में चला गया कि मैं बहुत खाती थी और फिर अपने आप को सिक करके सब वॉमिट कर देते थे। हाँ। और वो कपल ऑफ इयर्स, मेरा स्कूल इयर्स मतलब 4 साल इसी में ही चले गए। और हाई स्कूल की बात कर रहे हाई हैं आप? स्कूल, हाँ। ओके, तो वो जो आप कह रहे हो कि वो फिक्रें हो जाती हैं, वो सारा कुछ कि अभी क्या होगा, कैसे होगा, तो वो मैं कह सकती हूँ कि सोचें फ्यूचर के बारे में, हाँ। कि फ्यूचर के बारे को लेके आप फ्यूचर को लेके आप प्रेडिक्ट कर रहे हो, लेकिन वो प्रेडिक्शन मेनली आपकी नेगेटिव जा रही है। मतलब वो जितनी आप अजम्पशंस अपने माइंड में बना रहे हो वो नेगेटिव अजम्पशंस बन रहे हैं और उससे जो है फिक्र बढ़ रही है, बेचैनी बढ़ रही है। और फिर उस बेचैनी को मैनेज करने के लिए समहाउ या तो आप बहुत खा रहे हो या फिर आप बिल्कुल नहीं खा रहे हो, या फिर वो जो सारी की सारी जो फिक्र है वो उसका एक कॉन्टेक्स्ट बन गया कि अभी वेट जो है मुझे वो एक स्पेसिफिक स्केल पे रखना है। या करेक्ट। और उसको वो जो फियर ऑफ द अननोन होता है ना कि मतलब किसी के भी लाइफ में कभी भी वो पीरियड आ सकती है कि शायद स्कूल में ना हो तो शायद करियर के बीच में हो या रिलेशनशिप के बीच में हो, कभी भी आ सकती है फियर ऑफ द अननोन, फैमिली के साथ, प्रेगनेंसी के साथ, कभी भी। और डेफिनेटली जैसे आप बर्ताव करते हैं शायद वो बहुत उसका चेंज कर सकता है कि वो फियर, वो डर आपको बहुत ही मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसी की वजह से आप थोड़ा स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हैं या अपने जैसे बिहेव नहीं कर रहे, अपने शेल में जा रहे हैं या ओवरली कुछ में इंडल्ज कर रहे हैं, या सब्सटेंस या अल्कोहल या शॉपिंग या ईटिंग, कुछ ना कुछ में ओवरली इंडल्ज टू मेक अप फॉर द फियर दैट यू आर हैविंग इनसाइड ऑफ यू। डेफिनेटली। और आई थिंक ज़्यादातर हम यही देखते हैं, एंग्जाइटी, ओसीडी, मेंटल हेल्थ कंडीशन, जब हम ईटिंग डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो उसकी अंडरलाइंग जो सिम्टम्स होते हैं ना वो यही है कि एक्सेसिव अनसर्टेनिटी है और आपको बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है कि होगा क्या। और मोस्टली जो प्रेडिक्शंस हम बना रहे हैं वो नेगेटिव बन रहे हैं। व्हाट इफ अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। तो यही जो है ये कोर सिम्टम्स हैं एंग्जाइटी की। तो सिमरन आप मुझे ये बताएं कि जब आपने कहा कि 14 साल की उम्र में ये आपने एक्सपीरियंस करना स्टार्ट किया था और हाई स्कूल तक चलता रहा था, तो व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम आपने महसूस किया कि जो कुछ भी मैं बिहेव कर रही हूँ ये मे बी नॉर्मल से थोड़ा हट के है, मे बी ये ठीक नहीं है, मे बी मुझे खुद से क्वेश्चन करना है या मुझे किसी से शेयर करना है या मुझे अपने पेरेंट्स को बताना है कि ये ठीक नहीं है? आई थिंक कपल ऑफ महीने तक अननोटिस गया कि जब मैं ओवरली एक्सरसाइज करती थी और डाइट शायद तब तक एक्सेप्टेबल था, तब मेरा वेट बहुत ही कम हो गया, लाइक प्रॉपर एनोरेक्सिक बोन्स जैसे हो गए। तब आई वाज टोल्ड बाय माय टीचर्स एंड पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, लाइक सब ने मुझको बोला कि ये ठीक नहीं चल रहा है। एंड आई थिंक वो क्रेविंग्स मुझ पे ट्रिगर किए कि ओके खाना है। तो सबसे पहले लेट्स से आपने खुद से महसूस नहीं किया, लेकिन घर वालों ने और आसपास लोगों ने नोटिस करना शुरू किया कि सिमरन अभी तुम बहुत ज़्यादा अनहेल्दी वे में जा रही हो। और मुझको लगा कि मुझको सुनना ही नहीं है, क्योंकि मुझको उस टाइम मेरा वेट बहुत पसंद आपका तो सारा जो है फोकस ही उस पे है ना, क्योंकि ये आपका टारगेट है। एग्जैक्टली। तो मेरे लिए अच्छा ही चल रहा था और मेरा रिलेशनशिप उस टाइम खाने के साथ बहुत ही ख़राब था। और फिर मैं जितना
खाने लगी, मुझको पसंद नहीं आ रहा था कि मैं खा रही हूँ, मुझको पसंद नहीं आ रहा था कि मैं इतना ज़्यादा खा रही थी compared to not eating at all. हाँ. So I would make myself sick and I would spend my whole day would go into eating and maybe even vomiting in school. I would find an outlet to go and throw up. और घर वापस आके मतलब पढ़ाई से मेरा दिमाग ही चला गया, क्योंकि मैं सिर्फ खाती थी और फिर बाथरूम में थी, क्योंकि ऐसे बहुत टाइम चला गया. आई डोंट इवन नो हाउ मेरा IGCSE बहुत अच्छे से गया. ओके. क्योंकि मुझको हेल्प मिली दोस्तों से पढ़ाई के लिए, क्योंकि मुझसे हो रहा ही नहीं था, क्योंकि मेरा पूरा अटेंशन इसमें था. सही. खाने में, बीमार होने में, क्योंकि वही चला गया. क्योंकि मुझको इतना डर लग रहा था कि स्कूल के बाद क्या करना है कि यही डिस्ट्रैक्शन था. आपको एक स्पेसिफिक अंदाज में चाहिए होगा ना अपना फ्यूचर. हाँ, वैसे चाहिए था, पर मुझको इतना कंफ्यूजन था कि क्या करना है, किस कॉलेज में एग्जाम्स देने, पढ़ाई, मतलब बहुत ही कंफ्यूजन चल रहा था. तो स्कूल के टाइम मुझसे ठीक ही नहीं हो रहा था. ये बीमारी स्कूल के टाइम से हट ही नहीं रहा था मेरे शरीर से, दिमाग से. और मेरे पेरेंट्स ने मुझको सब काउंसलिंग में डाले, थेरेपिस्ट हायर किए, अरोमा थेरेपी टू हिप्नोथेरेपी, हिप्नोसिस, NLP, सब कुछ, कोचिंग, सब कुछ. ठीक है. तो सिमरन, आपने OCD का भी जिक्र किया. तो उस एज में जब मेरे पेरेंट्स मुझको साइकाइट्रिस्ट के पास लेके गए, मैं हंस रही क्योंकि इतना लग रहा है कि बहुत इंटेंस था उस टाइम. तो अभी याद करके थोड़ा वो और भी इंटेंस लग रहा है. पर हाँ, उस टाइम मेरे पेरेंट्स मुझको साइकाइट्रिस्ट के पास लेके गए और डायग्नोसिस हुआ OCD का, कि जो भी मैं करती हूँ बड़े ऑब्सेसिव नेचर से करती हूँ. तो उस टाइम पे भी आप ईटिंग चैलेंजेस से गुजर रहे थे. हाँ. लेकिन जब आप साइकेट्रिस्ट के पास गए तो मेन डायग्नोसिस, प्राइमरी डायग्नोसिस आपका OCD का आया. हाँ, उसी के लिए गई थी, उसी का डायग्नोसिस OCD हुआ. ओके. बट यू नो कि ये जो ईटिंग चैलेंजेस थे ना आपके, ये तो बहुत ही डिफरेंट कैटेगरी में आते हैं. It comes under the umbrella of eating disorders. तो OCD फिर उन्होंने कैसे डायग्नोज किया? तो क्योंकि OCD इज मोर लाइक हमें बार बार रिपीटेटिव थॉट्स आते हैं किसी चीज़ को लेके, और जब वो थॉट्स आते हैं तो उसके रिजल्ट में हम लोग वो एक्शन करते हैं. हाँ. डू यू सी के आई थिंक उस टाइम जब डॉक्टर्स ने मुझसे अपने सिम्टम्स पूछे और जो भी क्वेश्चन सवाल किए, उस हिसाब से यही निकला. पर आई थिंक ऑब्सेसिवली, आई थिंक एक्सरसाइज, मतलब मैं 5-6 घंटे एक्सरसाइज करती थी हर रोज़. मॉल्स में जाती थी तो मॉल्स में मतलब भागती रहती थी, एयरपोर्ट्स में जाती थी तो भागती रहती थी. और किसी ने एक बार मेरी मम्मी से पूछा भी कि ये ओलंपिक्स में इज शी ट्राइंग टू गेट इनटू द ओलंपिक्स, मतलब आपकी बेटी सिर्फ यहाँ पर भागती रहती है. अच्छा. Because I just wanted to exercise. Plane में also I couldn't sit, like I was just obsessively moving, like exercising to burn calories. और फिर खाने में obsessively when I started eating. Then I think showers, I used to at one point take 3-hour showers. अच्छा. और मुझको सब साफ सफाई सब अपने तरीके से चाहिए था. जब हमारी घर में जो काम करती थी, मुझको खाना देती थी, मतलब एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ सीरियल विथ मिल्क, इट वाज क्वाइट न्यूरोटिकली ऑब्सेसिव, आई मस्ट से. तो ये सब बता के मेरे हिसाब से शायद सही लग रहा था, उन्होंने बोला जब OCD था. ओके. पर हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड. आई मीन, अगर आप दिन में एक बार शावर ले रहे हो तो अगर 3 घंटे आप शावर के अंदर स्पेंड कर रहे हो और बार बार आप अपनी बॉडी को क्लीन कर रहे हो, तो ये नॉर्मल तो नहीं है ऑब्वियसली. And my dad used to get very annoyed. I think the diva bills in Dubai are not cheap. बिल्कुल ही मतलब सस्ते नहीं है यहाँ के bills. 100% मैं समझ सकती हूँ. मतलब 3 घंटे शायद सुबह, और फिर रात को अगर मैं वीकेंड्स पे कुछ कर नहीं रही थी तो जाके शावर कर लेती 3 घंटे के. मतलब बात में कर क्या रही हो? तो बस शावर लेते थे, या लेट्स से कि चीज़ों को अगर किसी ने टच कर दिया है तो उनको क्लीन करना है, अगर आपका हाथ कहीं पे लग गया है तो उसको क्लीन करना है, कोई अगर आपके बेड पे बैठ गया है तो उसको क्लीन करना है. मेरे अपने घर लेने के बाद आई थिंक माई बिगेस्ट, मुझको 1 to 2 years तो लगे कमिंग टू टर्म्स विद कि घर लिया है, लोग को होस्ट करने पड़ेंगे, बहन आके रह रही है अपने साथ, उसको अपना जगह बनाना देना पड़ेगा. क्योंकि आई वाज कुछ छूना मत, खाना है तो सिंक के ऊपर खाना है. अच्छा, टेबल पे नहीं खाना? टेबल में नहीं, कुछ ड्रॉप नहीं करना है, ड्रॉप करना है तो उसी टाइम पिकअप करना है. हाँ, तो हाँ, मेरा
साफ सफाई से बहुत मतलब मुझको कोई पसंद ही नहीं कि कोई घर आए. मैं बुलाती हूँ, बुलाना है पर पसंद नहीं जब वो आ जाते हैं. ओके, तो उससे क्या होता है फिर जब वो आ जाते हैं तो बेचैनी बढ़ जाती है ना? प्रॉपर बेचैनी, करेक्ट वर्ड. हाँ, बेचैनी बढ़ जाती है मतलब उससे। एक दोस्त आया था, नहीं पता. ओके। हाँ. Actually seeing how others behave in my house, I've realized हाँ. कि मुझको अपना behavior दूसरों के घर में बदलना है, कि अब एक कोने में बैठना है, हाँ. कहीं कहीं पर ज़्यादा जाना नहीं है. हाँ, हाँ. तो जैसे आपने बोला कि जो अगर खाना सर्व किया है तो उसका भी पोर्शन का एक हिसाब होना चाहिए. अगर आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो चीज़ों को तो चीज़ें उनकी जगह पे होनी Oh चाहिए yeah. ऑर्गेनाइजेशन को लेके. Yeah. तो सिमरन, ये सारे चैलेंजेस जो थे जब ये स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज तक भी शायद आपके साथ चले हों, हाँ, करेक्ट. ठीक है, तो इस सब के लिए आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके टीचर्स, सबकी अंडरस्टैंडिंग क्या थी और आपको क्या लगा कि आई कैन आस्क देम फॉर हेल्प? I was very lucky and I'm very open. I'm not like a secretive या shy person. मैं ज़्यादा तक अगर मेरे साथ कुछ हो रहा है, मैं ये नहीं कि अपने आप में ही रखूँ. मुझको हमेशा मतलब वो है कि मुझको ग्रो करना है. अगर मेरा कोई प्रॉब्लम्स है तो मुझको उससे मदद चाहिए और मुझको उससे बाहर आना है. तो I was lucky that I had a very supportive, I have a very supportive family. I had very supportive school friends. I had very supportive teachers. I had very good support all around. I was very, very lucky. And I think मेरे जगह में कोई भी हो, किसी ना किसी से बात करना इस सोच बहुत ही ज़रूरत होता है. बहुत ही ज़रूरत. अगर आप अपने में सब कुछ रख दें, no matter what the issue, like ज़िंदगी में कुछ भी हो, अब्यूज़ से लेके अपने मेंटल इश्यूज़ या हेल्थ इश्यूज़, या आपने कुछ देखा या कुछ महसूस किया और आपके साथ कुछ हुआ, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि आप किसी ना किसी से बात करें, किसी ना किसी से ओपन अप करें. उसी से फिर आपको पता चलेगा कि जो कुछ हो रहा है मैं ठीक फील कर रहा हूँ या मैं सिर्फ अपने हेड में ही रह रहा हूँ ज़्यादातर. मैं जो है मैं ये एक चीज़ की क्लैरिटी दूंगी कि ये जो जैसे आपने बात किया ना, सफाई जो है वो एक स्पेसिफिक अंदाज में होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन, क्लीनलीनेस जो है, ये सब कुछ हम सब में है. ऑलमोस्ट हम सब लोग, हम कहते हैं ना कि ये बहुत ही क्लीन फ्रीक है, ये बहुत ही ज़्यादा वो ऑर्गेनाइजेशन का फ्रीक है. हम सब में ये हैबिट्स होते हैं, लेकिन एक डिफरेंस करना बहुत ज़रूरी. और अक्सर हम OCD की टर्म को ना बहुत ही गलत अंदाज में इस्तेमाल कर लेते हैं. अक्सर आप देखोगे कि कोई बंदा अगर ज़्यादा सफाई पसंद है तो उसको बोल देंगे कि भाई इसको तो है ही OCD. करेक्ट. या बोल देंगे कि ये बंदा जो है ये तो ठीक ही नहीं है. या आई थिंक ऑल मेंटल हेल्थ इश्यूज टर्म्स अभी तक, आई मीन आजकल बहुत ही ओवर यूज हो रहा है ये सब वर्ड्स. इवन बाइपोलर, मतलब ऐसे जेनेरिक में यूज हो रहा है. हाँ, वो तो डेफिनेटली ये तो एक हमारा बिल्कुल ही सेपरेट सा एक टॉपिक है जिस पे डेफिनेटली हम एक और एपिसोड को शूट करेंगे. 100%. लेकिन OCD जो है ये आई थिंक क्योंकि हम लोग के कुछ हैबिट्स तो हैं ना सब लोग, लेकिन उसको OCD कह देना इट्स नॉट द राइट वे टू गो अबाउट इट, क्योंकि OCD एक प्योर क्लिनिकल डिसऑर्डर है. और OCD तब है, लेट्स से कि अगर आपको सफाई का शौक है, लेकिन ये तब OCD बन जाएगा जब उस सफाई की फ़िक्र से, उसकी बेचैनी से आप जो है आपके रिलेशनशिप्स इफ़ेक्ट हो रहे हैं, आपका करियर या आपकी जॉब परफॉर्मेंस इफ़ेक्ट हो रही है, या आपका मेंटल पीस इफ़ेक्ट हो रहा है कि आप बेचैन हो. अगर आपको करना है सफाई, आपने नहीं की तो आप बेचैन हो कि मुझे ये करना है. के अगर कोई आपका रिलेशनशिप है, आपकी बहन जैसे आपने बताया, वो आ गई तो ऑब्वियसली आपका रिश्ता तो उसके साथ खराब हुआ ना. I kicked her out of the house also. निकलो. हाँ, डेफिनेटली. तो जब तक ये जो भी चैलेंजेस, जो हैबिट्स हमारी होती हैं ना, जब तक ये हमारे 4 एरियाज को इफेक्ट नहीं करती, तब तक वी डोंट कंसिडर इट अ क्लिनिकल डिसऑर्डर. करेक्ट. के तो ये जो है हमें अपने इन टर्म्स को यूज करना जो है ना, हमें एक सोचना चाहिए पहले किसी को लेबल करने से पहले. 100%. और ये OCD मुझको उस टाइम ही पता चला कि सिर्फ क्लीनिंग के साथ नहीं है. कि इट इज़ टू डू विद, अगर आप ऑब्सेसिवली कुछ भी करें, मतलब पैटर्न है कि आप 3-4 चीज़ें ऑब्सेसिवली करते हैं, तो आप
आपके शायद होंगे, आप स्पेक्ट्रम में कहीं ना कहीं पर होंगे, ओसीडी के स्पेक्ट्रम में। डेफिनेटली। और ओसीडी का स्पेक्ट्रम जो है ना, ये एक बहुत बड़ा है, जो बेसिकली आता एंग्जाइटी की अम्ब्रेला के अंदर है। और अगर एंग्जाइटी का मैं आपको बताऊं कि एंग्जाइटी इज़ अ सेंस ऑफ लैक ऑफ सेफ्टी, कि मतलब एक सोच आ रही है और वो सोच हमेशा फ्यूचर को लेके है कि ये सेफ नहीं है, ये ठीक नहीं है। ओके, अब ओसीडी क्या है कि वो सोच आ रही है, लेकिन वो सोच आपको बार बार आ रही है। आपको सोच आई कि मैंने ये टेबल यहाँ से क्लीन करना है और आपने कर दिया, ये एक नॉर्मल सोच हो गई। लेकिन अब आपने क्लीन कर भी दिया है और आप बार बार उसको जाके क्लीन कर रहे हो। क्लीन आपने 4 बार कर दिया है, लेकिन फिर भी आपके ज़हन में आ रहा है कि वो टेबल वहाँ से गंदा है, वो टेबल वहाँ से गंदा है। दिस इज़ व्हाट वी कॉल ऑब्सेसिवनेस, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, इट्स रिपेटिटिव। और अगर आप देखो ना कि क्लीनलीनेस, ऑर्गेनाइजेशन, क्लीनिंग योर बॉडी, वॉशिंग योर हैंड्स, चेकिंग योर लॉक्स, सेफ्टी चेक्स, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, और सबका कंटेंट जो है ना पीछे, सबका एक ही है, सेंस ऑफ लैक ऑफ सेफ्टी। या क्योंकि आपको कंट्रोल करना है जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि हर चीज आपके कंट्रोल के बाहर है। क्योंकि आपको वो जो आने वाला लम्हा है उसको सेफ बनाना है, तो उसको सेफ करने के लिए आपको कंट्रोल करना है जो कुछ भी आप कर सकते हो। तो क्योंकि वो बेचैनी बहुत ज़्यादा है कि ये सेफ नहीं है, अब उसको करने के लिए आप वो एक्शन रिपीट करते हो। ये मैं आपको मतलब लेम एंड डेफिनेशन है ये ओसीडी की, कि एक सोच बार बार आ रही है और उस सोच के ऊपर हम एक्शन भी कर रहे हैं। मेक सेंस। तो ये वाले सिम्टम्स जब थे, आपने बताया कि बहुत ही सपोर्टिव फैमिली थी, अमेजिंग कि आप उसके बारे में बात कर सके हो, लेकिन ये आपने नोटिस किया था, ये किसी और ने नोटिस किया था कि मेरी फैमिली सपोर्टिव है? नहीं, कि ये सिम्टम्स ऑब्सेसिव साइकाइट्रिस्ट ने नोटिस किया, Okay. पर ऑफ कोर्स मेरे हरकतें तो नॉर्मल थे ही नहीं। ऑब्वियसली उससे फिर आपके रिलेशनशिप्स पे इफेक्ट गया होगा, हाँ, आपकी स्कूल परफॉर्मेंस पे इफेक्ट गया होगा, सब कुछ। बेचैनी बड़ी होगी, हेल्थ खराब हुई, स्लीप डिस्टर्ब हुई। 100%। मेरा हमेशा प्लान था कि स्कूल के बाद मुझको अमेरिका जाना था स्टडीज़ के लिए, वो हुआ ही नहीं क्योंकि मुझको दुबई से फिर जाना नहीं था, क्योंकि इतना कंफर्ट लेवल यहाँ पर बढ़ गया और पता नहीं था कि पता नहीं जो भी है, पर प्लान्स हम सब कुछ चेंज हो गए क्योंकि ये शुरू होने लग गया। हाँ, क्योंकि फिर पेरेंट्स को भी एक जगह पे कंसर्न आ जाता है ना कि पता नहीं आप बाहर जाके और कोप भी कर खराब हो पाओगे जाए। वहाँ पे जाके या नहीं, क्योंकि हाँ। स्ट्रेस तो बढ़ेगी ना वहाँ पे जाके, घर हाँ। से दूर जाके, और फिर क्या हेल्प के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ये सब कंसर्न्स जो है वो आ जाते हैं माइंड हाँ, में, क्योंकि exactly. पेरेंट्स हमेशा यही कहते हैं यहाँ पे तो हम भाग के आ जाएंगे। या तो उस हिसाब से सब कुछ एक्चुअली इफेक्ट हुआ, you're right, रिलेट सब कुछ हाँ, बिल्कुल। तो जो भी मैं था। जो है ना, सबसे बड़ी जो है डेफिनेशन मेंटल हेल्थ कंडीशन की यही है कि हम सब में ये आदतें हैं, लेकिन जब ये आदतें हमारे रिलेशनशिप्स, हमारे परफॉर्मेंस को, हमारे जहनी सुकून को, हमारी फिजिकल हेल्थ को डिस्टर्ब करने लग जाएं, तब आपको सोचना है कि समथिंग इज़ नॉट ओके, आई नीड टू टॉक अबाउट इट। कुछ ना कुछ। हाँ, और यही बात जब भी नोटिस आ जाए अपने नोटिस में या किसी के नोटिस में, बात करना इज बहुत ही ज़रूरत। नहीं हाँ। तो ये अपने आप में रह के कैसे बाहर आ जाता है बाद में, सालों बाद में आपको पता ही नहीं चलेगा। हाँ, और फिर सब कुछ आपके लिए ख़राब कर देगा। क्योंकि फिर वो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है ना। हाँ, और एक और चीज़ जो है ना, वो मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि कोई भी अगर मेंटल हेल्थ कंडीशन की हम बात करते हैं, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी या ओसीडी, तो अक्सर कुछ ना कुछ सिम्टम्स हम में चल रहे होते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं मैं ठीक हूँ, ऐसा इट्स ओके। लेकिन आपको ये देखना है कि उसके कुछ लेवल्स होते हैं, बॉर्डर लाइन, माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर। जो मूवीज़ में हम अक्सर देखते हैं, या जो लेट्स से डिप्रेशन का या ओसीडी का जो एक कंसेप्ट है, वो ये है कि बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे, क्योंकि हम मूवीज़ में यही देखते हैं ना, सब लोग यही इसी के बारे में बात करते हैं। लेकिन जब वो माइल्ड लेवल पे होता है या जब वो बॉर्डर लाइन पे होता है, अगर तभी हम उसको आइडेंटिफाई कर लें तो हम उस लेवल तक तो पहुँचे ही ना। करेक्ट। तो आई थिंक ये सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करना जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 100%। और दैट ऑल्सो बीइंग आइडेंटिफाई करना, और मतलब अपने आप से कमिंग टू टर्म्स की है मदद चाहिए, और इसमें कुछ खराबी नहीं है, सबके प्रॉब्लम्स होते हैं, यही रियलाइज करना है कि सबके प्रॉब्लम्स होते हैं। मैं यही जो है ना, मैं आई थिंक मैं इसी बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ कि जो आप बात कर रहे हो, आई डोंट नो हाउ ओल्ड आर यू नाउ, लेकिन आप 14 ईयर्स की बात कर रहे हो आप 14 ईयर्स की बात कर रहे हो,
तो तब जो है लेट्स से दुबई में या इंडिया में या पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ को लेके कितनी अवेयरनेस थी, और आपको लगता है कि अभी डिफरेंस है? जितनी अवेयरनेस तब थी, जितनी एक्सेप्टेबिलिटी तब थी, क्या अभी वो ज़्यादा हो गई है या कम हो गई है? आई मस्ट से मेरे जो स्कूल मैं गई थी उसमें सब इट वाज अ मिक्स ऑफ ऑल नेशनलिटीज़, मतलब ब्रिटिशर्स थे, अमेरिकन्स थे, अरब्स थे, ऑस्ट्रेलियंस थे, अफ्रीकन थे, सब नेशनलिटी का हाँ। मिक्स था। और हमारे टाइम पे बहुत ही आई कांट फाइंड द राइट वर्ड बट इट वाज celebrated in a way क्योंकि not celebrated these mental health issues They were uh, trying to convince you, No, or not- let's say they were trying to encourage you to talk about it. encouraged, correct. It was what's the right word, it was glorified, okay. Glorified. Yeah, so it was a trend actually to have a issue because उस टाइम पे जो मूवीज थे 90210 या गॉसिप गर्ल या जो भी मूवीज उस टाइम आ रहे थे, या सेलिब्रिटीज डेमी लवाटो, या सब लोग के कुछ ना कुछ सेल्फ हार्म थे, बॉडी इश्यूज थे, मतलब बुलीमिया का बहुत उस टाइम चल रहा था, बाइपोलर डिसऑर्डर का बहुत चल रहा था, हाँ, क्योंकि तो फिर हमारे स्कूल में ये सब ट्रेंड हो गया। Okay. एक्चुअली में ये बहुत ही ट्रेंड हो रहा था कि इट वाज कूल टू हैव सम इशू, एंड इवन इफ यू वांट लाइक इनेट, मतलब आपके अंदर में एक्चुअली थे नहीं इश्यूज, या आपके जीन्स में नहीं थे, या मतलब बिहेवियर में नहीं था, यू विल पिक इट अप बिकॉज इट्स अ ट्रेंड। ओके, लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये तो अभी भी है। लाइक हाँ। काफ़ी हमारे जो जेंजीज हैं, जो अभी जो Maybe it's a cry for attention also now that I think about it, शायद attention के लिए ये सब और भी पिकअप हो रहा था उस टाइम। हाँ देखें, बट अगेन बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं थेरेपी में, और वो अपने बच्चों को लेके आते हैं और वो यही कहते हैं कि आई थिंक ये अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है, आई थिंक ये ट्रेंड है। तो बहुत बार जो है ना, हमारा ये मिसकंसेप्शन भी हो जाता है कि ये ट्रेंड है, लेकिन अगेन मैं यही कहूँगी कि अगर वो ट्रेंड है ना, तो वो उस सेवेरिटी पे नहीं जाएगा। अगर ये एज अ ट्रेंड है तो वो आपके कह लें कि आपके मेंटल पीस को या आपकी फिजिकल हेल्थ को इफ़ेक्ट नहीं करेगा, वो समहाउ एक लिमिट में रहता है। I think Chingari for me came with the हाँ. trend and it became severe. But you're right. I don't think it's a trend for everyone. But of course, ये सब के लिए आइडिया कहीं से मिल जाते हैं और फिर अपने आप बढ़ जाते हैं। मैं ये कहूँगी इसको। कि आइडिया तो मिलता है, लेकिन इट्स मोर अबाउट कि आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो कि आप उसके बारे में शेयर कर सको। सेकेंडली, आपको नॉलेज है, हाँ। तो आई थिंक नॉलेज होने की वजह से आप बात कर सकते हो। लेकिन जब मे बी हमारे पेरेंट्स के ज़माने में तो नॉलेज ही नहीं था, exactly. तो लोग इन सब चीज़ों से गुजरते थे पर किसी को पता ही नहीं था कि ये है क्या। हाँ, मतलब कितने एक्चुअली सालों से ये सब चल रहा था। मतलब प्रिंसेस डायना का भी मतलब हाँ. इतना ईटिंग डिसऑर्डर्स का चल रहा था, पर उन्होंने किसी से बात नहीं किया, किसी को बोला नहीं। क्यों? क्योंकि स्टिग्मा था, किसी को पता नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी। तो आई थिंक उनके लिए प्रॉब्लम नहीं था, हाँ. उनके लिए सोल्यूशन था ये। तो आई थिंक हमारे लिए एज अ थेरेपिस्ट जो सबसे ज़्यादा बड़ा चैलेंज आता है वो ये कि फैमिली को बताना कि ट्रेंड इज़ ट्रेंड, लेकिन मेंटल हेल्थ जो बच्चा गुजर रहा है उस सिचुएशन से, दैट्स लेजिट। हाँ, और कई लोग को लगता नहीं है कि जो वो लोग कर रहे हैं गलत है। हाँ, क्योंकि एक टाइम था कि मैं कन्विंस थी कि जो मैं कर रही हूँ सही है, जो मेरे खिलाफ बोल रहा है मुझसे इधर जलता है या रॉन्ग एडवाइस देना चाहता है, कि नहीं चाहते कि मैं अपने लाइक अपने वेट में खुश रहूँ, तो मुझको ठीक नहीं लग रहा था कि जब मुझको किसी ने टोका। डेफिनेटली सिमरन, क्योंकि जो आइडिया आपके हेड में है ना, जो आइडिया आपके माइंड में है कि मुझे ये करना है, दैट्स कमिंग फ्रॉम सेंस ऑफ लैक ऑफ सेफ्टी। तो आप जो है, आपको अपने आप को सेव करना है, अपने फ्यूचर को सेव करना है, अपने बॉडी को सेव करना है, इमेज को सेव करना है, तो उसके लिए यू आर इन द फाइट मोड कि मुझे ये करना है। तो ऑब्वियसली अगर कोई आपको बता रहा है ना कि ये ठीक नहीं है, तो उस टाइम तो नो वन इज रेडी टू लिसन दैट। एंड आई थिंक ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, सब लोग जो भी गुजर रहे हैं कोई ना कोई मुश्किल से या कोई ना कोई परेशानी से, मतलब अगर स्मोकिंग एक्सेसिवली कर रहे हैं, ड्रिंकिंग एक्सेसिवली, सेक्स एक्सेसिवली, कुछ भी, उनको बताना कि जो कर रहे हो ठीक नहीं है, उनके लिए बिल्कुल वो सुनेंगे नहीं, क्योंकि उनके दिमाग में दैट इज राइट।
Yeah. दैट्स व्हाट दे नीड टू डू, Yeah. क्योंकि उस टाइम पे जो भी बेचैनी आ रही है ना, जो भी हमारी फिजिकल सेंसेशन हमें आ रही है, उसको मैनेज करने के लिए वो एक्शन लेना बहुत ज़रूरी होता है. हाँ. तो वो उस सिचुएशन में नहीं है, दे आर हाँ. नॉट देयर येट टू अंडरस्टैंड और कि उनके लिए इट्स सिर्फ नॉट राइट. जस्टिफाई करना है कि जो मैं Exactly. कर रही हूँ, जो मैं कर हाँ. रहा हूँ ठीक है, सही हाँ. है, किसी और को प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो आपको क्यों प्रॉब्लम हो रहा है. एग्जैक्टली. हाँ. तो ये तो होता है. हाँ. बट आई एम वेरी ग्लैड कि आपने जो है साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट किया. तो लेट्स टॉक अबाउट कि उस ज़माने में आई डोंट नो कितनी पहले कितना भी हाँ नहीं आई टेक माय वर्ड्स बैक. मतलब थोड़ा इतना भी बरसों का बात नहीं. ओके, सो लेट्स सी व्हेन यू वर 14, हाँ. तब आप साइकेट्रिस्ट के पास गए थे, तो आपने मेडिसिन ली थी क्या? मेरे ज़माने में यहाँ दिए थे उन्होंने, ओके. पर पता नहीं उससे कुछ हुआ नहीं, बिल्कुल कुछ. प्रोजेक्ट लिया था आपने, कितनी देर के लिए लिया था? 6 महीने 6 महीने. और शायद 6-8 महीने, और कुछ हुआ नहीं उससे. मुझको लगा कुछ हो रहा था कि मुझको और खुशी हो रही थी जिंदगी में, पर ऐसे एक्चुअली कुछ हो नहीं रहा था. तो ओसीडी की सिम्टम्स, जो ऑब्सेसिव बिहेवियर्स थे या थॉट्स थे, वो नहीं चेंज हुए? कुछ नहीं, मतलब मेरा बिहेवियर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ उस टाइम, कुछ भी नहीं चेंज आप हुआ. रेगुलर थे अपनी मेडिसिन को लेके? रेगुलर, हाँ. ऑफ कोर्स माय मॉम बस, मतलब खुद से दे दवाई रही थी? लेना है, हाँ. उसके बात करना है, काउंसलर हाँ. जाना है, पर अगर आपको कुछ करना है ना तो आप ढूंढ के कर लोगे. अगर हाँ. मुझको वो आदत थी, मैं स्कूल में कर लेती थी या सही. कहीं ना कहीं कर लेती थी, हाँ. तो वो आदत नहीं गई. पर तो 6 महीने के बाद आपने मेडिसिन स्लोली छोड़ दी थी या एकदम से छोड़ दी थी, क्या जब- हुआ? तो मेरा ग्रेजुएशन हुआ, सब कुछ हुआ, और फिर जब ये अपने आप छूट गया, तब से दवाई छोड़ दिया, क्योंकि मुझको लग रहा था कि अपने आप ही छूट गया. मतलब नहीं, एक्चुअली मैंने दवाई 6-8 महीने में छोड़ दी, क्योंकि मुझको लगा, क्योंकि मैंने ली थी टू सॉल्व माई इशू ऑफ बुलीमिया, पर वो ठीक नहीं हो रही थी. अच्छा. तो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि 8 महीने में इतना मेडिसिन क्यों डाल रही हूँ अपने. मैं मेडिसिन में बिलीव ही नहीं करती हूँ, और सही. फिर उसके बाद भी कुछ मेडिसिन खाओ और उसका असर नहीं हो रहा है, तो मैंने छोड़ दिया. सही. तो मेनली आप ब्यूलीमिया के लिए ले रहे थे? हाँ. सही. तो ये मेडिसिन लेने का जो सारा दौरानिया था, उसके बीच में आप थेरेपी के लिए भी जा रहे थे क्या? किधर? थेरेपी के लिए हाँ. रेगुलर क्या आपकी फ्रीक्वेंसी क्या थी सेशंस के लिए? हफ्ते में, मतलब काउंसलर थी, थेरेपिस्ट थी, और फिर एक्यूपंक्चर भी था. मतलब मेरी मम्मी जितना भी, क्योंकि मेरी मम्मी का ये ख्याल था कि एन आइडल माइंड इज़ अ डेविल्स वर्कशॉप. तो अगर अपने आप को बिजी नहीं रखो तो कुछ ना कुछ खराब करने लगते हो. तो उन्होंने हमको हॉर्स राइडिंग में डाला, सब थेरेपी, काउंसलिंग जो भी था अंडर द रूफ हमको करवाया. पर उस टाइम थोड़ा बहुत काम किया, पर ज़्यादा नहीं, क्योंकि जब भी मुझको मौका मिलता था मैं वापस करती थी. तो जितना मैं डिस्ट्रैक्टेड रहती थी तो ठीक था, पर जब मुझको मौका मिलता था तो वापस उसी आदत में जाना था. तो वही उसका पैटर्न ब्रेक करना अचानक से हुआ, पर हुआ. सही. तो आपको याद है कि जब आप थेरेपी के लिए जा रहे थे, तो तब आप कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे थे? मतलब थेरेपी सेशंस कैसे चल रहे थे? तो मैंने हिप्नोथेरेपी के लिए किया, काम नहीं किया मेरे लिए पर्सनली. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट पर्सनल एक्सपीरियंस. मेरे लिए काम नहीं किया. अरोमा थेरेपी काम नहीं किया. फिर बात करने में, क्योंकि जब मैं बात करती हूँ मैं चाहती हूँ कि सामने से सोल्यूशन आए मेरे लिए, कि कोई मुझको अच्छे से डायग्नोस करके बताए कि ये अभी ठीक है हो रहा है, पर ये करो, ये फॉलो करो. जब ये महसूस होए या भूख का महसूस हो रहा है तो ये करो. वो मुझको सॉल्यूशंस नहीं आ रहे थे. इट वाज जस्ट लाइक सेशंस ऑफ टॉकिंग एंड टॉकिंग एंड टॉकिंग. और मैं कितना बात करूं, मैं सबसे तो बात कर रही हूँ, अभी थेरेपिस्ट से बात करी तो मुझको सॉल्यूशन चाहिए. तो मुझको वो मिल नहीं रहा था. तो इसलिए मुझको इतना उस टाइम मुझको इतना वो नहीं था कि और करना है, डिसकंटिन्यू कर दिया. तो आप कितनी टाइम गए होगे थेरेपी के लिए? अच्छे से 3-4 महीने के लिए चल रहा था. 3-4 महीने आप थेरेपी के लिए गए, 6-8 महीने आपने मेडिसिन लिया. हाँ. ओके. तो जब आपने सारी चीज़ें बीच में डिसकंटिन्यू भी की, तो फिर आपने इन चीज़ों को ओवरकम कैसे किया? मेरे लिए पर्सनली मेरे लिए ऐसे हुआ कि जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ और तब मेरा इन्वायरमेंट ही पूरा चेंज हुआ. स्कूल से टोटली चेंज्ड इन्वायरमेंट टू माय कॉलेज,
then I had new obstacles, नए experiences, नए problems, नए this, नए that, नए distractions. तब पता नहीं अपने आप छूट गया, और तब मैंने किसी को डेटिंग शुरू किया, तो मेरा माइंड इतना डिस्ट्रैक्टेड था, कितना कुछ चल रहा था कि मेरे मतलब मुझको टाइम ही नहीं था कि खाना बीमार होना, कि मेरा वो पूरा सब कुछ जो भी था, मतलब 3 घंटे के लिए शावर करना, एक्सरसाइज ऑब्सेसिवली करना, सब कुछ अपने आप स्टेडी हो गया, अपने आप धीरे धीरे से बैलेंस चल रहा था. तो थोड़ा टाइम लगा बैलेंस होने में, पर छूट गया. अभी फिर मुझको उसको सोचने के बारे में ही इतना गंदा लग रहा था कि पता नहीं सालों से कुछ काम नहीं कर रहा था, पर एनवायरनमेंट चेंज हो गया, तो सब कुछ अपने आप निकल गया. एंड आई थिंक शायद बहुत सारे प्रॉब्लम्स अगर कोई जा रहा है, कोई एक्सपीरियंस कर रहा है, एक सोल्यूशन शायद उनके लिए हो सकता है कि एनवायरनमेंट चेंज करो. जॉब में कुछ खराब जा रहा है, जॉब चेंज करो. घर से कुछ नेगेटिविटी आ रहा है, तो घर बदलो, या मतलब घर से मूव आउट करो. पार्टनर के साथ मतलब एनवायरनमेंट चेंज करना शायद सबसे बड़ा सोल्यूशन होगा. डेफिनेटली. और आई थिंक हर किसी इंसान के लिए जो है वो डिफरेंट टेक्निक्स जो है वो काम कर जाती हैं. हाँ. बट उस टाइम पे मे बी ये चीज़ें आपके लिए काम किया है. हाँ. ठीक है. जो आप बात कर रहे हो ना कि मम्मी जो है कभी हॉर्स राइडिंग में डाल देती थी, कभी किसी ना किसी एक्टिविटी में डाल देती थी कि हम कुछ ना कुछ करते रहेंगे, जहन बिजी रहेगा तो मैं ठीक रहूँगी. हाँ. साइकोलॉजी की लैंग्वेज में हम इसको बिहेवियरल एक्टिवेशन बोलते हैं. हम्म. ओके. तो बेसिकली जो आपकी मम्मी आपको करवा रही थी वो एक बिहेवियरल एक्टिवेशन टेक्निक थी. Okay. उसमें क्या होता है कि जब एंजाइटी, डिप्रेशन या ओसीडी है तो आपके लिए कुछ ऐसी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ की लिस्ट बनाई जाती है कि आप स्लोली उनको करो, आप उनसे एक्टिव होंगे. और जब आप एक्टिव होंगे, जब आप अपनी बॉडी को मूव कर रहे हो, जब आप कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो, तो उससे सेरोटोनिन और डोपामीन जो है वो ऑटोमेटिकली रिलीज़ होता है हमारे ब्रेन में. हाँ. तो उसकी वजह से जितना भी हमारी जो एंजाइटी का साइकिल है ना वो काफ़ी डिम डाउन हो जाता है. आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड टेक्निक. हाँ. तो ये जो है ये काम करता है. बट हाँ. अगेन सिमरन, वो काम करता है, अगेन डिपेंड करता है कि आपके चैलेंजेस किस लेवल पर हैं. अगर आपकी चैलेंजेस माइल्ड लेवल पर है ना तो ये काम करेगा. लेकिन अगर आपका डिप्रेशन या एंग्जाइटी या ओसीडी सीवियर लेवल पे है तो खाली बिहेवियरल एक्टिवेशन या एनवायरनमेंट चेंज करना काम नहीं करेगा. ओके. तो हर इंसान के लिए डिफरेंट टेक्निक्स जो हैं वो काम करती हैं. इसीलिए जब भी कोई इंसान हमारे पास आता है फर्स्ट कंसल्टेशन में फ्यू सेशंस में हम यही आइडेंटिफाई करते हैं कि चैलेंजेस का लेवल क्या है. ओके. और मेडिसिन अगेन हर इंसान के लिए मेडिसिन नहीं है. और हर इंसान को जो भी बंदा जाता है, साइकेट्रिस्ट हर कंसल्टेशन को मेडिसिन दे के बाहर नहीं भेजता. हाँ. साइकेट्रिस्ट मेडिकेशन उसी को देगा जिसका उसे पता है कि इस बंदे की ज़रूरत है. हाँ. एंड स्पेशली अगर आपके जो चैलेंजेस हैं वो मॉडरेट और सीवियर लेवल में हैं तो मेडिकेशन लेना ही पड़ती है. ओके. मे बी आज आपको लग रहा है कि मेडिसिन ने आपको हेल्प नहीं किया, बट लेट्स से आपने प्रोजेक्ट लिया ना, 6-8 महीने प्रोजेक्ट लेने से अगर आप वो टैबलेट ले रहे हो ना, मेडिसिन ले रहे हो, तो जो एंग्जाइटी है वो कम हुई होगी. शायद एक्चुअली. अब जब वो एंग्जाइटी कम हुई है तो हम्म. क्योंकि ब्यूलीमिया का जो चैलेंज है वो बहुत ही हाई लेवल पर है. हाँ. लेकिन जो एंग्जाइटी और जो वरी और वो जो स्ट्रेस है ना, मे बी थोड़ा वो कम हुआ है. तो मे बी उसकी वजह से यू आर एबल टू कम आउट ऑफ इट. अगेन आई एम नॉट चैलेंजिंग व्हाट यू आर सेइंग, बट आई एम सेइंग कि वो 6-7 महीने लेना भी जो था ना, मे बी उसने ब्रेन केमिस्ट्री में कुछ ना कुछ चेंजेस किया होगा. हाँ. जिसकी वजह सही से बात है. आप में इतनी हिम्मत आई कि आपने इन्वायरमेंट चेंज किया, और वो इन्वायरमेंट चेंज करने की वजह से you got so much better with that. या पॉसिबल. एक्चुअली मैंने ये कभी सोचा नहीं, पर पॉसिबल होगा. हाँ. और दूसरा, जब आप थेरेपी के लिए जाते हो ना, ये जो चीज़ है मैं अपने लिसनर से भी मैं क्लियर करना चाहूँगी कि जो मिसकंसेप्शंस हैं अबाउट थेरेपी. एंड अगेन आई अंडरस्टैंड कि हम कहते हैं मैं सेशन के लिए आया हूँ, मैंने पैसे दिए हैं, मैंने बात की है, मुझे सोल्यूशन दो. I mean, yeah, that is what, yeah, typically तो यही चाहिए टिपिकल. तो सबको. हमारी नेचर तो यही है ना कि हाँ. आई एम गिविंग यू समथिंग, गिव मी समथिंग इन रिटर्न Yeah. एंड गिव मी क्विक. Yeah. आई डोंट वांट टू अब वेट. तो सब कुछ क्विक रिजल्ट्स. एग्जैक्टली. तो हम लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो ज़्यादा ये हैं कि मैं आया हूँ, मेरी लड़ाई हुई है अपने लेग से, हस्बैंड से, और ये ऐसे चल रहा है, सोल्यूशन दो.
शुड आई लीव हिम और शुड आई नॉट लीव हिम. yeah. लेकिन आपका थेरेपिस्ट आपको कभी भी आपके लिए नहीं फैसला करेगा. यू विल नेवर गेट एडवाइस और अ सोल्यूशन फ्रॉम अ थेरेपिस्ट. Yeah, I think my approach to a therapist has been a lot like going to a tarot reader, going to an हाँ. astrologer. मतलब बताओ क्या होने वाला है, हाँ, बताओ हाँ. कार्ड्स दिखाओ, बताओ इसमें क्या है, इसमें क्या है, अगेन वो इसमें क्या है. है कि वो जो एंजाइटी ऑफ अननोन है ना, Yeah, आपको जानना है कि कोई दूसरा मुझे देगा बताएगा तो उससे मुझे रीएश्योरेंस मिलेगी yeah, कि ये yeah. ऐसे होगा, ये ऐसे होगा. Yes. लेकिन थेरेपिस्ट आपका फ्यूचर नहीं प्रेडिक्ट करता, तो उससे फिर लाइक बहुत सारे लोग जो हैं दे गिव अप ऑन थेरेपी. Yes. ओके, बट थेरेपी इज मोर लाइक, लेट्स से अगर मैं ओसीडी की ही बात करूं तो ओसीडी के लिए जब आप थेरेपिस्ट के लिए पास जाते हो तो ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक प्रोसीजर है. ओके, उसमें कंसल्टेशन आती है, उसमें हम सिम्टम्स की सेवेरिटी का हम आइडिया लगाते हैं, उसके बाद आपकी सारी हिस्ट्री को कवर अप किया जाता है. जैसे आप सिमरन, जैसे आप अगर मेरे पास आते हो तो आई एम गोना सी कि आपको ईटिंग चैलेंजेस भी हैं, आपका बिहेवियर कैसा है, आप कहाँ पे रह रहे हो, स्कूल के अंदर हो तो स्कूल के अंदर स्ट्रेसर्स क्या हैं, अभी ग्रेजुएट करने वाले हो तो वो स्ट्रेसर क्या हैं. तो मैं वो सारे जो है वो अपना एक केस फॉर्मुलेशन बनाऊंगी. अब उस केस फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग मैं जो है वो टेक्निक्स जो है वो सेट करूंगी. ओके, बहुत टाइम सेशंस इट लुक्स लाइक वही जो मूवीज में हम देखते हैं ना कि आप जाते हो थेरेपिस्ट के पास बैठते हो और आप बात करते हो. हाँ. बहुत बार हम बात ही करते हैं, लेकिन वो बात करने का अंदाज जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एंड सेकेंडली वी आर ट्राइंग फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग. वो जैसे आपने बात की ना कि कोई मुझे बताएगा कि ये गलत है तो मैं तो कहूँगी कि ये मेरे से जेलस है. हाँ. लेकिन जब आपका थेरेपिस्ट कहेगा ना कि मे बी थिंक अबाउट दिस, मे बी दिस इज अफेक्टिंग यू, सो दैट्स मोर टू मेक यू रियलाइज कि कुछ सही नहीं है, हाँ. कुछ आपको चेंज करना है. Correct. सही, तो थेरेपिस्ट कभी भी नहीं बताएगा. एंड स्पेसिफिकली ओसीडी के लिए देयर इज़ वन वेरी 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 लाइक रिसर्च बेस्ड इंटरवेंशन. इट्स कॉल्ड एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन. ओके, अब ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक थेरेपी है. जब आप उसके लिए जाते हो तो थेरेपिस्ट आपका सबसे पहले आपको अपनी बॉडी के साथ कनेक्ट होना सिखाता है. क्यों? क्योंकि जब आपको ओसीडी से जो ऑब्सेसिव थॉट आ रही है ना, जब वो थॉट आती है तो आपका हार्ट रेट इंक्रीज होता है, बेचैनी बढ़ती है, मे बी स्वेटिंग होती है, मे बी आई डोंट वांट टू सिट प्रॉपर्ली, कुछ हो रहा है, मतलब हाँ. मुझे कुछ करना है. हाँ. कि तो सबसे पहले तो आपका थेरेपिस्ट लाइक मेक यू रियलाइज कि कनेक्ट विद योर बॉडी. एंड सेकेंडली कि अगर ये हाइपर वेंटिलेशन हो रही है तो इसको काम डाउन कैसे करना है. तो वी टीच यू माइंडफुलनेस, वी टीच यू मेडिटेशन, वी टीच यू डीप ब्रीदिंग, वी टीच यू सम बॉडी मसल रिलैक्सेशन टेक्निक्स. आई थिंक आपने जो अभी कही है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली अपने शरीर और दिमाग से अट्यून रहना कि ये मेरे बॉडी को अभी सोना है, सो लाइक बॉडी को ये चाहिए, इस बॉडी को दे दो. लाइक डोंट डिप्राइव योर बॉडी, फील व्हाट योर बॉडी वांट्स. और अगर जब लग रहा है कि ये मुझको टेंशन देने वाला है, आपको महसूस हो कि टेंशन अभी लो, फील इट नाउ. जो भी महसूस करना है महसूस करो और फिर उसको मैनेज करो. तो थेरेपिस्ट आपको सिखाता है कि Manage देखो ये थॉट आई तो आपका हार्ट रेट जो है ब्रीदिंग बढ़ गई, अब ये ब्रीदिंग बढ़ गई, अलाउ इट. या और उसके बाद ये करो, टेक अ Yeah. डीप ब्रेथ और उसको फिर रिलैक्स करो. तो ये हमारा जो है वो सेकंड स्टेप होता है थेरेपी Yeah. का, एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन का. और जो थर्ड और फाइनल स्टेज आती है ना वो ये है कि आपका थेरेपिस्ट आपके साथ मिलके एक लिस्ट बनाएगा. जैसे आपने कहा आई यूज टू वॉश माई हैंड्स, आई यूज टू टेक शावर 3 आवर्स, या मुझे क्लीनिंग करना है, या मुझे ऑर्गेनाइजेशन करना है, मुझे कुछ भी जो है स्पेसिफिक अंदाज में करना है, तो हम मिलके एक लिस्ट बनाएंगे. और उस लिस्ट में सेवेरिटी के हिसाब से और फ्रिक्वेंसी के हिसाब से हम उसके गोल्स बनाएंगे कि ओके सबसे पहले हम काम करेंगे कि आपको दिन में अगर आप आज 6 बार हाथ धो रहे हो तो कल से आप 5 बार हाथ धोगे. और जब आप 6ठी बार वो हाथ नहीं धोगे तो आप ऐसे अपने आप को काम करोगे. तो वो हम गोल्स बनाते हैं, ये प्रॉपर एक प्लान बनता है. बहुत ज़्यादा टाइम पे जैसे आप मेरे पास आए हो और आपको हाथों के जर्म्स का है, तो थेरेपी रूम में मैं क्या करूँगी कि मैं आपके हाथों पे डस्ट लगा दूँगी या मिट्टी लगा दूँगी, और आप मेरे सामने बैठे हो, हाथ धोने तो जा नहीं सकते. टॉर्चर.
लेकिन वो जो टॉर्चर है ना बेसिकली वो आप अपनी बॉडी का वो जो फिजिकल सेंसेशन जब आती है ना उसको आप मैनेज करना सीख रहे हो। हाँ करेक्ट। रादर देन कि मुझे अभी कुछ करना है, वो जो फाइट मोड है ना हाँ कि हाय मेरे हाथ गंदे हो गए हैं मुझे अभी इसको साफ करना है, हाँ तो वो आप पास बैठते हो, डीप ब्रीथिंग करते हो और वो जो सेंसेशन है ना उसको रिलैक्स करते हो। ओके या तो हम आपको एक्सपोज करते हैं आपके ट्रिगर के साथ और फिर उसको प्रिवेंट कर देते हैं कि आप ये नहीं करोगे, और अगर आप नहीं कर रहे तो अपनी बॉडी को रिलैक्स कैसे करोगे। आई थिंक मैनेजमेंट सिखाना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, राइट? एग्जैक्टली हाँ। और मेरे ख्याल से जो है ना अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हाँ। कि, और आपको भी पता होना चाहिए ना कि लेट्स से अगर आप अपने थेरेपिस्ट के पास जा रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका थेरेपिस्ट लाइसेंस होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है। आपको किसी को मैनेजमेंट के टिप्स देने हो तो क्या मतलब सबके लिए शायद सिमिलर होंगे, ये टिप्स क्या है मैनेजमेंट के लिए? मेनली जो है ना मैं यही कहूँगी कि अगर ओसीडी तो क्लिनिकल लेवल पर है ना, क्लिनिकल लेवल अगेन कि अगर ये आपके इन एरियाज़ को डिस्टर्ब कर रहा है तो कितने भी आप कोशिश करो ना सिमरन टिप्स करने की, फिर भी आपको प्रोफेशनल हेल्प लेना पड़ता है। पर अगर किसी को बॉर्डर लाइन एंग्जाइटी है, इतना सिवियर नहीं, तो आप कैसे बताएंगे कि उन लोग को मैनेज करना, मतलब एंगर इश्यूज, एंग्जाइटी, नॉट डिप्रेशन हो बट कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो जो इतने सिवियर ना हो, तो आप क्या बताएंगे उनको कि मैनेज करने के लिए क्या कर सकते हैं? मेनली तो जो है ना जो डिप्रेशन है उसका जो मैनेजमेंट प्लान है इज़ वेरी डिफरेंट दैन समबडी हैविंग एंग्जाइटी और समबडी हैविंग ईटिंग डिसऑर्डर्स। हर जो चैलेंज है उसका डिफरेंट है, लेकिन अगर हम एंग्जाइटी की बात करें तो अगेन एंग्जाइटी की डेफिनेशन को सबसे पहले अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि एंग्जाइटी इज़ अ सेंस ऑफ लैक ऑफ सेफ्टी अबाउट द फ्यूचर। ये जो आने वाला लम्हा है ना मैं उसके लिए बहुत फ़िक्र कर रही हूँ, और मैं फ़िक्र किस अंदाज में कर रही हूँ कि मैं नेगेटिव अंदाज में उसके लिए मैं खुद से प्रेडिक्शन कर रही हूँ कि ये ऐसा हो जाएगा, व्हाट इफ़ व्हाट इफ़ व्हाट इफ़। तो सबसे पहले तो आपको एक्नॉलेज करना है अपनी बॉडी को, क्योंकि जब भी वो व्हाट इफ़ माइंड में आ रहा ना है आपने नोट करना है कि कुछ ना कुछ बॉडी में चेंज होगा, या तो आपको स्वेट हो रहा है, या आप ठंडे हो रहे हो, या आप गर्म हो रहे हो, या आपकी ब्रीदिंग बढ़ रही है, या बॉडी शेक कर रही है, या स्टमक में वो बटरफ्लाई टाइप की चीज़ें आती हैं, या यहाँ पे स्ट्रेस होता है, या आप लाइट हेडेड हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिन के कुछ लम्हे लेके अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करो कि मेरी जो बॉडी है मैं रिलैक्स हूँ क्या, अगर मैं किसी चीज़ के बारे में सोच रही हूँ तो यहाँ पे क्या चल रहा है, चेस्ट मेरी भारी है या नहीं, सांस मेरा अटका हुआ है या नहीं। सबसे पहले तो बॉडी को कनेक्ट करो, आइडेंटिफाई करो, और अगर जब आपने देखा कि कुछ ठीक नहीं है तो बहुत ही जो है क्लीशे आप इसको बोल लो, डीप ब्रीदिंग सबसे जो है मेन टेक्निक है वो है डीप ब्रीदिंग। अब डीप ब्रीदिंग के बहुत सारे तरीके हैं, तो एक जो तरीका मैं अक्सर यूज़ करती हूँ वो ये है कि टेक अ ब्रेथ फ्रॉम योर नोज़, अपने नोज़ से ब्रीद लो लाइक लेट्स से 4 सेकेंड्स 5 सेकेंड्स, फिर उसके बाद उसको 6 सेकेंड्स के लिए आप अपने स्टमक में रखो, और जब एक्सहेल करो तो 8-9 सेकेंड्स के लिए करो। ओके जो एक्सहेलेशन है वो बहुत ही रिलैक्स होना चाहिए, तो उससे क्या होता है कि ब्रेन को जो उस सोच से लग रहा होता है ना कि मेरा फ्यूचर ठीक नहीं है, मैं ठीक नहीं हूँ, वो फाइट मोड में है, हाइपर है, तो हाँ। आप जब ये ब्रीदिंग लोगे ना तो ब्रेन को लगेगा सब ठीक है। शायद वो आपने मूवी देखो ऑल इज वेल ऑल इज वेल। या इसमें कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो ना उसको बोलो कोई बात नहीं चाचू सब ठीक ठाक है, ऑल इज वेल ऑल इज वेल। तो ऑल इज वेल जो था ना वो बेसिकली ब्रेन को मैसेज जा रहा था कि मैं ठीक हूँ, टेंशन ना लो, ऊपर से सुकून में बैठो, सब ठीक है। वाओ। तो बहुत ही मेन जो चीज़ है वो है ब्रीदिंग एंड रीअश्योरिंग योरसेल्फ कि सब कुछ ठीक होगा। हाँ मेन तो मैं यही कहूंगी ना, अगर कोई बॉर्डर लाइन पे है तो सबसे पहले अपनी बॉडी का ख्याल करना शुरू करो। तो ये पॉजिटिव एफर्मेशंस बहुत ही ज़रूरत बहुत ज़रूरी है, और मूवमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप मूव कर रहे हो ना तो डोपामिन सेरोटोनिन आपका रिलीज हो रहा है। हाँ। कुछ छोटे छोटे टारगेट्स अपने लिए सेट करो और उनको अचीव करो, क्योंकि जब हम कुछ अचीव करते हैं तो भी जो है वो अच्छी फीलिंग आती है, तो उससे फिर जो ओवरऑल जो एंग्जाइटी है वो कम होती है। बट अगेन सिमरन दीज टेक्निक्स आर ओनली फॉर पीपल हु आर लिटरली लाइक ऑन द बॉर्डर लाइन। हाँ। मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आप ये करो तो आपकी सवेयर लेवल की एंग्जाइटी जो है वो ठीक हो जाएगी। हाँ करेक्ट। क्योंकि हर इंसान के चैलेंजेस डिफरेंट है, उसका कोपिंग स्टाइल डिफरेंट है, तो उसके लिए जो है वो टेक्निक्स भी डिफरेंट होंगे। 100%। राइट 100%। तो
मेरा जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपसे ये है कि ऑब्वियसली अगर आप चाहो तो आप नहीं शेयर करो क्योंकि ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ये चैलेंजेस हाई स्कूल कॉलेज में रहे हैं, अभी आप कैसा फील कर रहे हो? अभी मैं बहुत ही बदल चुकी हूँ, क्योंकि अब जब मुझको कोई भी टेंशन होती है, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं उसके बारे में सोचूं ही नहीं, क्योंकि टेंशन तो बहुत आते हैं। और आई थिंक आई हैव लर्न टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट इतना कि शायद मैं सब टेंशन कारपेट के अंदर ही ब्रश कर लेती हूँ कि देखते हैं, जब होगा देखते हैं, अभी के लिए नहीं सोचा। अगर मुझको कोई मैसेज अभी आ जाए तो मेरा टेंशन यहाँ पर ही होगा कि मैं इसका बाद में देखूंगी, तो कुछ हो जाए तो बाद में देखना है, जब होना है तब। अभी के लिए प्रेजेंट रहो, अभी के लिए अपने सोच में रहो, अपने एनवायरनमेंट को एंजॉय करो। और ये भी मेरे लिए बहुत असर किया है कि सोचने की हर किसी को प्रॉब्लम होती है, हर किसी का अपना अपना नॉर्मलाइज करना ना। हाँ, और सबका कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है, तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो जिंदगी की बड़ी पार्ट है ड्रामा, प्रॉब्लम्स आने, कुछ ना कुछ तो आता ही रहेगा। तो यू जस्ट हैव टू लर्न टू कोप एंड डील एंड लाइक यू सेड अपने फीलिंग्स और इमोशंस को मैनेज करना सही तरीके से। हाँ, आई टोटली अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि देखिए आपने मेडिसिन भी छोड़ दिया, आपने थेरेपी भी छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ आप कर रहे हो जिससे यू आर ट्राइंग टू कोप एंड यू आर ट्राइंग टू मैनेज योर चैलेंजेस। ओके, मैं क्या देख रही हूँ वो ये है कि सबसे पहले तो आप में अवेयरनेस आई। अवेयरनेस आई कि मे बी दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, सो यू आर एबल टू डिफरेंशिएट। सेकेंडली यू आर रियली एबल टू टॉक अबाउट इट। आप उसको ना नॉर्मलाइज कर रहे हो, आप अपनी फीलिंग्स को अटेंड कर रहे हो कि अगर मैं ऐसा फील कर रही हूँ तो इट्स ओके, तो आप अपनी फीलिंग्स को वैलिडेट कर रहे हो। आप अपनी फीलिंग्स के साथ कनेक्टेड हो और उसको वैलिडेट कर रहे हो और उसको नॉर्मलाइज कर रहे हो, तो उससे ना काफ़ी प्रेशर कम हो जाता है। करेक्ट। और जब एक बार पता चल गया कि ये ठीक नहीं है, अगर मैं 2 घंटे शावर में लगा दिए तो ये ठीक नहीं है, तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली योर ब्रेन इज गोइंग टू स्टार्ट वर्किंग फॉर इट कि ये ठीक नहीं है, मुझे इसको ठीक करना है। जो मेन मैं देख रही हूँ कि आपने बोला कि मैं मूव आउट भी कर गई, मैं स्कूल से जब निकली तो कॉलेज में गई तो एनवायरनमेंट चेंज हो गया। अब वो क्या होता है कि चैलेंजेस तो हैं, लेकिन जो एनवायरमेंटल ट्रिगर्स होते हैं ना, वो उसको बैठने नहीं देते। वो आपकी एक चीज़ छूटी तो दूसरी आ गई, फिर तीसरी आ गई, कभी 4-5 मसले इकट्ठे ही आ गए। तो वो जो टॉक्सिसिटी है ना हमारे इन्वायरमेंट में, या आपने बोला कि अगर किसी का प्रॉब्लम है तो मैं अपने आप को स्पेस देती हूँ कि मैं अपना जो भी मैं कर रही हूँ मैं करूँगी प्रेजेंट में, और फिर आई विल गेट बैक टू इट। और लोगों से जब हिम्मत है, जब आप में एनर्जी है तो आप बात करोगे, जब नहीं है तो आप नहीं करोगे। करेक्ट। तो आई थिंक बेसिकली आप वो ही सारी बेसिक चीज़ें कर रहे हो जो आप मुझसे पूछना चाह रहे थे कि किसी को भी क्या करनी चाहिए अगर कोई बहुत ही बॉर्डर लाइन लेवल पे है। I'm healed। पर शायद मेरी मम्मी ये हमेशा कहती है कि जो मैंने टीनेज ईयर्स में फील किए या एक्सपीरियंस किए, आई थिंक दैट हैज मेड मी रियली ग्रो and cope as an adult with all of the circumstances, और जो भी मेरे अभी environment है मेरा, उसके वजह से मैं cope करने सीखी हूँ। नहीं तो शायद अभी इस उम्र में चीजें खराब हो सकती थी, और हो रही होती और आपको पता ही ना होता। हाँ, एग्जैक्टली। बट एटलीस्ट अभी आपको वो अवेयरनेस है, नॉलेज है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। और अगर लेट्स से आप ये कोप करने की कोशिश कर रहे हो, अमेजिंग, क्योंकि हम सभी कोशिश कर रहे हैं। एक चीज तो है, हम सबको मसले हैं और हम सब लोग उन मसलों से डील कर रहे हैं, उनको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। 100%। कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, सब लोग के प्रॉब्लम्स होते हैं, सब लोग कोशिश कर रहे हैं जिंदगी में, सब लोग का अपना अपना चल रहा है। क्योंकि देखो हेल्थ है तो प्रॉब्लम्स तो आएंगे ना। और किन किन के प्रॉब्लम्स हमसे ज़्यादा बुरा हो सकते हैं। लाइक चाइल्डहुड में पता ही नहीं है कि कैसे ट्रॉमे इन लोग गुजरे हैं। तो इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू लाइक, मतलब पढ़ते हैं हर जगह, ये हमारे दिमाग में है कि ऑलवेज शो काइंडनेस टू एवरीवन, पर हमेशा प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अपने आप से काइंड रहना, दूसरों से काइंड रहना एक्चुअली बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैंने सोचा कि कोविड के टाइम सब लोग यही सीखेंगे। कोविड ख़त्म हो गया, सब जो भी सीखा कोविड के टाइम वो भी खत्म हो गया। लोग अभी भी हाथ नहीं धोते। हाँ, सही है, आप धोते हो। हाँ।
quite a few times. Like, सही। normal amount of time. हाँ हाँ, अंडरस्टैंडेबल। तो आई एम वेरी ग्लैड कि आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप अपनी स्टोरी को शेयर कर सकते हो, अपने चैलेंजेस को, और आपने आई थिंक आज के एपिसोड में मुझे बहुत हेल्प किया है इसको नॉर्मलाइज करने में। Oh, thank you. क्योंकि मोस्टली क्योंकि बहुत ज़्यादा जो थेरेपी में हम ये चैलेंजेस देखते हैं, इट्स अ वेरी कॉमन कंडीशन। तो इसको नॉर्मलाइज करना और ये बताना कि इट्स ओके टू सीक हेल्प, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Yeah, and I think after speaking to you today, I'm realizing शायद मैंने गलत ही therapists को देखे थे उस उम्र में, क्योंकि अभी आपसे बात करने में इतना थोड़ा clarity हो गया कि what I was feeling back then, all those years. And maybe it also makes a difference on who your therapist is. डेफिनेटली। और सिमरन, मेरा फुल प्लान है इसके बारे में भी एक एपिसोड बनाने का, क्योंकि हर थेरेपिस्ट आपके लिए नहीं है। हाँ, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है अपना सेट, लाइक वो कनेक्शन और अंडरस्टैंडिंग और स्पेशलिटी, हाँ, क्योंकि हर थेरेपिस्ट ओसीडी को ट्रीट करने में स्पेशलाइज नहीं है। करेक्ट। और हर थेरेपिस्ट से कनेक्शन भी नहीं होता है। तो आपका फुल राइट है कि अगर एक थेरेपिस्ट से आपको लग रहा है कि ये कनेक्टेड नहीं है, या आप फील कर रहे हो कि आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो स्लोली, तो यू कैन ऑलवेज ट्राई अनदर पर्सन। या ट्रू। थैंक यू सो मच फॉर Thank ओपनिंग अप। you. आई एम सो ग्लैड वी डिड दिस टुडे। बहुत बहुत आपका शुक्रिया आने के लिए। थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपके साथ बैठी हूँ। Yeah, honestly, it was a great chat. Thank you so much for having me. और मुझसे हिंदी में बात करवाने के लिए भी thank you. बड़ा चैलेंज रहा है, पर hopefully इतना भी खराब नहीं था। नहीं, आपने बहुत अच्छा किया है। आपकी हिंदी इतनी भी बुरी नहीं है। आई थिंक हमारे लिसनर्स को समझ तो आ जाएगी जो हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। इधर समझ में आ जाएंगे। एग्जैक्टली, अंदाज तो हो जाएगा कि हाँ, क्या बोल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया Thank आपका। you. अगर आप या आपका कोई करीबी ओसीडी या किसी और मेंटल हेल्थ कंडीशन से गुजर रहा है, तो उसके इलाज के लिए हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है। अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी बनाएं, हमें अपना फीडबैक ज़रूर भेजें और अपने एक्सपीरियंस से शेयर करें। थैंक यू।